हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों वाले चैप्टर में। पिछली क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देखा था। आज उससे आगे का देखेंगे संक्रमण तत्वों के गुणों में समानताएं। तो इसको आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो एस और पी ब्लॉक के तत्व है उसके गुणों में समानताएं पाई जाती है, एक ही समूह में रहते हैं। माने कि जो एस ब्लॉक के तत्व है और पी ब्लॉक के तत्व हैं, इनकी जो गुणों में समानता है वो एक ही समूह में रहता है। लेकिन जो आवर्त है उसमें उसके गुणों में समानताएं नहीं पाई जाती हैं। माने कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो किसी भी ग्रुप में क्या होता है, एक समान गुण देखने को मिलता है। लेकिन जब आवर्त में हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, आवर्त के जो तत्व रहेंगे एक ही आवर्त के तत्वों के गुणों में समानताएं देखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए जो डी ब्लॉक के तत्व है उसके बारे में आज हमको देखना है। तो जो डी ब्लॉक का है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N-1 कक्षक में उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और इसका जो Ns कक्षक है, माने कि जो आउटर ऑर्बिटल का S कक्षक है उसमें क्या रहता है, एक या दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आज हमको सबसे पहले देखना है परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो इसमें देखेंगे कि जो संक्रमण तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्या पहले वाले जो एस ब्लॉक का तत्व है उनसे कम होगा और जो पी ब्लॉक का तत्व है उनसे ज़्यादा पाया जाता है। इधर क्या पाया जाता है, एस ब्लॉक का तत्व, और इधर रहता है पी ब्लॉक, और बीच में क्या रहता है, संक्रमण तत्व। तो जो संक्रमण तत्व की जो त्रिज्या है एस ब्लॉक से क्या होगी, छोटी होगी, और पी ब्लॉक के तत्वों से बड़ी रहती है। और जो डी ब्लॉक के परमाणु हैं उनकी जो परमाणु त्रिज्या का मान पहले कम होती जाती है और धीरे धीरे कम होते होते क्या हो जाती है, स्थिर हो जाएगी, और अंत में फिर धीरे धीरे बढ़ती है, और बढ़ने के बाद वह बढ़ती जाती है। तो जो 3D के तत्व हैं, कल देखे थे हम लोग 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D और 6D के बारे में। तो इन सब में क्या होता है, 3D के जो तत्व हैं उनका यहाँ पे बताया गया है बुक में, 3D के बारे में, 4D सीरीज के बारे में और 5D सीरीज के बारे में। तो यहाँ पे अब स्पष्टीकरण दिया है कि जो आणविक परमाणु त्रिज्या का मान है वो कम क्यों होता है और ज़्यादा क्यों होता है। तो यहाँ पे जो 3D के तत्व है उसमें पहले जो 4 तत्व रहते हैं 3D सीरीज के, उनके त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। और क्योंकि उसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाता है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो बाह्यता में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और त्रिज्या का मान उसमें छोटा हो जाता है। और जो 4s के इलेक्ट्रॉन है उनको आकर्षित करके त्रिज्या के मान को क्या करेगा, छोटा करने का काम करता है। अब पहले से चौथा तक तो घट रहा है, अब क्या होता है, चौथा तत्व से 9वां तत्व तक अगर हम लोग देखते हैं तो त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, लगभग स्थिर हो जाएगा। क्योंकि जो 4s इलेक्ट्रॉन है उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान 3D में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो दोनों के बीच में क्या करेंगे, 4s और नाभिक के बीच में आवरण का काम करेंगे, और आवरण प्रभाव के कारण जो है उनकी त्रिज्या का मान वहाँ पे स्थिर रहता है, क्योंकि 4s पर नाभिक का जो है आकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो 10वां तत्व है उसकी त्रिज्या क्या होगी, फिर से बढ़ जाती है। फिर से क्यों बढ़ेगी, क्योंकि 10वां जो तत्व है जिंक, उसमें क्या होगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे जो कि पूर्णतः स्थायी विन्यास वाला है, इसलिए जो उसकी त्रिज्या का मान फिर से बढ़ जाता है। अब यहाँ पे प्रत्येक श्रेणी में 3D में भी, 4D में भी और 5D में भी
परमाणु त्रिज्या का मान में थोड़ी वृद्धि पाई जाएगी, लेकिन जो पूरा भरा हुआ कक्षक रहेगा जैसे कि D10 कक्षक है, उनके बीच प्रबल अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बल काम करेगा, जिसके कारण जो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा और नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होगा। तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, और जो है आकर्षण बल को दबा करके क्या हो जाएगा, परमाणु के आकार का मान वहाँ पे बढ़ जाता है। अगला दिया है समूह में। समूह में माने ग्रुप में ऊपर से हम लोग जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि जो संक्रमण तत्व है उसमें सेकंड श्रेणी का जो संक्रमण तत्व है उसमें परमाणु त्रिज्या का मान प्रथम श्रेणी के जो संक्रमण तत्व है उनकी तुलना में ज़्यादा पाई जाएगी। यहाँ पे जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी बोला जा रहा है, इसको कल हम लोग डिटेल से देख चुके हैं, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि प्रथम श्रेणी कौन सा है और द्वितीय श्रेणी कौन सा है। अब जो तृतीय श्रेणी के संक्रमण धातु हैं उनकी त्रिज्या का मान क्या होगा, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के लगभग समान पाया जाता है और जो उसके ऊपर रहता है। अब यहाँ पे इन सब का जो संयुक्त प्रभाव क्या होता है कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी त्रिज्या का मान ज़्यादा होगा, और द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में जो परमाणु में नाभिक रहता है उसकी ऊर्जा स्तर तेजी से बढ़ता जाता है और कक्षकों की संख्या में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा और आकार में भी वृद्धि हो जाता है। अब यहाँ पे लेंथेनाइड संकुचन के कारण जो है द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो भी धातु रहेंगे उनकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, लगभग समान पाई जाती है। और इस इकाई में इसको लेंथेनाइड जब पढ़ेंगे तो लेंथेनाइड संकुचन वाले में इसको डिटेल से आगे बताएंगे और समझेंगे, क्योंकि जब लेंथेनाइड पढ़ेंगे तभी लेंथेनाइड संकुचन का मान यहाँ पे पता चलेगा। यह तो हो गया परमाणु त्रिज्या कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। अब अगला देखेंगे हम लोग आणविक त्रिज्या के बारे में। तो जो आणविक त्रिज्या है, कोई भी परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाएगा या क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा। तो धन आयन और ऋण आयन की जो त्रिज्या है वही क्या कहलाएगी, आणविक प्रकार की त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ पे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें परमाणु त्रिज्या के समान ही क्या पाया जाएगा, आणविक त्रिज्या भी पाया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो है डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, माने +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करेंगे और +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, और इससे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था भी कोई कोई प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान है परिवर्ती प्रकार का पाया जाता है। तो इसमें जो आणविक त्रिज्या है वह ऑक्सीकरण अवस्था जैसे जैसे बढ़ेगा आणविक त्रिज्या का मान क्या होगा, घटते जाएगा। क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था कब बढ़ेगा, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है तो आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो आउटर ऑर्बिटल का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा और आणविक त्रिज्या का आकार क्या होगा, कम होते हुए वहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जो M माने कि मेटल M जो लिखा है उसका मतलब है डी ब्लॉक के तत्व, और M3+ और M2+ के रूप में यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाया गया है। तो इसको कैसे घटता है और बढ़ता है उसको यहाँ पे बताया गया है, उसको देख लेना आप लोग। अब बोला गया है कि जो संक्रमण तत्व है उनकी आणविक त्रिज्या जो पाई जाती है वह आवर्त के प्रतिनिधि तत्व किसको बोलते हैं,
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला करके क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि तत्व या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आणविक त्रिज्या का मान है एस और पी ब्लॉक की तुलना में क्या रहेगा? कम पाया जाता है डी ब्लॉक के तत्वों के लिए। और इसका कारण यह है कि जो नाभिकीय आवेश का मान है वह क्या रहता है? बढ़ जाता है और डी ऑर्बिटल के द्वारा नाभिक जो रहता है वह ठीक से आवरण प्रभाव वहाँ पर ठीक से प्रदर्शित नहीं करता है, जिसके कारण डी ब्लॉक के जो तत्व है उनकी त्रिज्या का मान कम पाया जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया आणविक त्रिज्या। अब देखेंगे धात्विक त्रिज्या। तो धात्विक त्रिज्या देखने से पहले देखेंगे धात्विक गुण के बारे में। तो जो संक्रमण तत्व है उसमें क्या रहता है? धात्विक प्रकार का गुण पाया जाता है, क्योंकि संक्रमण तत्व की जो सभी धातु हैं क्या है? धातु रहते हैं उसमें। संक्रमण तत्व अधिकतर क्या है? धातु है। तो उसमें क्या पाया जाएगा? धात्विक गुण पाया जाएगा। धात्विक गुण कहने का मतलब क्या है? उसमें धात्विक चमक पाई जाती है, उसका जो घनत्व रहेगा ज़्यादा रहेगा, उनका गलनांक और क्वथनांक का मान भी ज़्यादा होगा, और उनको जब पीटेंगे तो क्या बन जाता है? चादर के रूप में फैल जाता है, उसको बोलते हैं आघातवर्धनीयता। और अगर डी ब्लॉक के तत्वों को खींचेंगे तो क्या बन जाएगा? तार के रूप में फैल जाता है, उसको बोला जाता है तन्यता। तो तन्यता, आघातवर्धनीयता, धात्विक चमक, ये सब गुण किसमें पाए जाएंगे? डी ब्लॉक का जो तत्व है उसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे जो डी ब्लॉक के तत्व है उसमें तनन शक्ति का मान उच्च पाया जाएगा, कठोरता भी पाई जाएगी और भंगुरता भी पाई जाती है। यहाँ पे विद्युत और ऊष्मा के क्या रहेंगे? सुचालक रहेंगे, और तीनों प्रकार के क्रिस्टलीय जालक। पहले हम लोग सॉलिड स्टेट में देख चुके हैं क्रिस्टलीय जालक के बारे में। तो FCC, HCP और BCC इन तीनों प्रकार का क्या बनाएगा? क्रिस्टलीय जालक के रूप में उनकी संरचना मिल सकती है। जो संक्रमण तत्व रहेंगे इनकी जालक की जो संरचना है, अलग अलग जो धातु है तत्व हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, मरकरी, सिल्वर, आर्सेनम, ये सब क्या है? अलग अलग प्रकार के अपना क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं, जिनको बुक में सबका अलग अलग दिया हुआ है। कौन किस प्रकार का बनाता है इसको आप लोग देखेंगे। उसके बाद बोला गया है इसमें कि जो है मैग्नीज, जिंक और कैडमियम को छोड़ करके अन्य सभी जो संक्रमण धातु रहते हैं सामान्य ताप पर, माने कि जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर या फिर अधिक विशिष्ट धात्विक संरचना वाले रहेंगे। माने कि जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उस पर क्या होगा? एक विशिष्ट धात्विक संरचना का निर्माण ये करते हैं। अब अगला इसका गुण आता है परमाणुकरण की एंथैल्पी। अब यहाँ पे परमाणुकरण की एंथैल्पी के बारे में देखना है। तो जो है सबसे पहले समझते हैं कि जो एंथैल्पी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अंतर्निहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी, और उसको H से प्रदर्शित करते हैं। जब एंथैल्पी परिवर्तन लिखते हैं तो उसको डेल H से प्रदर्शित करते हैं। तो आज हमको देखना है डी ब्लॉक के तत्वों के लिए परमाणुकरण की एंथैल्पी का मान। तो किसी पदार्थ के एक मोल को लेंगे, किसी भी पदार्थ का एक मोल लेंगे और उसको क्या करेंगे? उसके अवयवी परमाणुओं के गैसीय अवस्था में, उसमें जो भी अवयव रहेंगे उस परमाणु का, उसको गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो भी आवश्यक ऊर्जा होगी, आवश्यक ऊर्जा का मतलब है जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे? परमाणुकरण की एंथैल्पी कहेंगे। तो किसी पदार्थ का एक मोल लेंगे, उसके बाद उसको, उसका जो परमाणु है
जिनसे मिलके वह बना है अवयवी परमाणु, उनको क्या करेंगे, गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो वहाँ पे आवश्यक ऊर्जा लगेगी, जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, उसको क्या बोलेंगे, परमाणुकरण की एंथैल्पी बोलेंगे। तो जो संक्रमण तत्व हैं, इनके लिए परमाणुकरण की जो एंथैल्पी रहता है, इसका मान क्या होगा, उच्च पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि संक्रमण तत्वों के बीच में प्रबल प्रकार का धात्विक बंध पाया जाएगा। किसी भी चीज को जब प्रबल प्रकार का बंध दो परमाणुओं के बीच में पाया जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है परमाणुकरण की एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है संक्रमण तत्वों के लिए। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि जो संक्रमण तत्व हैं, उनके परमाणुओं के बीच में प्रबल प्रकार का धात्विक बंध पाया जाता है। अब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जितनी अधिक संख्या में पाए जाएंगे किसी भी धातु में, वहाँ पे क्या होगा, धात्विक बंध की प्रबलता भी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे पाई जाएगी। और परमाणुकरण की एंथैल्पी जितना प्रबल बंध रहेगा, उतनी ज़्यादा वहाँ पे ऊर्जा देना पड़ेगा। तो परमाणुकरण की एंथैल्पी का मान भी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो 3D के तत्व हैं, इनकी तुलना में अगर हम लोग देखते हैं किसको, 4D के तत्व या फिर 5D के तत्वों को, तो क्या होगा, इसमें एंथैल्पी का मान या परमाणुकरण की एंथैल्पी का मान बढ़ते हुए जाता है, और 3D की तुलना में 4D के लिए ज़्यादा होगा, और 4D की तुलना में क्या होगा, 5D के लिए भी ज़्यादा रहता है। यहाँ पे धातु में जो बंधन पाया जाता है बंध, वही इसकी परमाणुकरण की एंथैल्पी के कम या फिर ज़्यादा होने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अब अगला हम लोग देखेंगे गलनांक तथा क्वथनांक के बारे में। तो संक्रमण तत्व देख रहे हैं, तो संक्रमण तत्वों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक पाया जाता है। इसको देख चुके हैं क्योंकि इसमें धात्विक गुण पाया जाता है। अब जो है इसमें एक ग्राफ के द्वारा इसके गलनांक क्वथनांक को बताया गया है। तो उच्चतम मान में देखो, गलनांक क्वथनांक का मान धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ने के बाद क्या होगा, सबसे हाईएस्ट मान पे, सबसे उच्चतम मान पे जाएगा। उसके बाद वहाँ से क्या हो जाता है, फिर कम हो करके नीचे की ओर आ जाता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीज है और टेक्नीशियम है, इन दोनों के लिए गलनांक अप्रत्याशित रूप से कम मात्रा में पाया जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में अगर हम लोग देखेंगे तो मैग्नीज का जो है में, और द्वितीय संक्रमण श्रेणी में देखेंगे तो टेक्नीशियम में अचानक गलनांक के मान में क्या होता है, गिरावट दिखाई को मिलता है। अब जो तृतीय श्रेणी के तत्व है उसमें रीनियम है Re, इसमें भी क्या होगा, गिरावट देखने को मिलेगा, और गिरावट जो है लगातार आगे बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे अगर इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम का, तो क्या होगा, इसमें सब में क्या पाया जाता है, अर्धपूरित डी कक्षक, माने कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसमें जो है, इसके कारण इसमें क्या आ जाएगा, स्थायित्व का गुण आ जाता है, और इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजी बंध और धात्विक बंध बनाने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या हो गया है, अर्धपूरित विन्यास आ गया है, तो उसमें स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो इन धातु तत्वों में जो सहसंयोजी बंध है वह कम संभावना, सहसंयोजी बंध बनने की क्या होगी, संभावना जो है बहुत कम पाई जाएगी, और गलनांक को यह कम करने का काम करेगी। और जिसमें
D10 वाला विन्यास पाया जाएगा वह क्या होगा, पूर्णपूरित होगा। तो जिसमें D10 वाला पाया जाएगा उनका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा और D5 वाले का D10 से स्थायित्व का मान कम पाया जाएगा। यहाँ पे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी इन तीनों में क्या होता है, D10 विन्यास पाया जाता है, जिसके कारण जो है सहसंयोजी बंध बनाने की संभावना और भी कम उसमें पाई जाती है और इसका जो गलनांक का मान है बहुत कम पाया जाएगा। अब अगला जो गुण है उसको देखते हैं, तो ये है घनत्व। तो घनत्व का जो मान है, संक्रमण तत्व में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, माने बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होगा, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है। पहले भी पढ़ चुके हैं आवर्तिता में कि हमेशा आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाएगा और परमाणु त्रिज्या का मान घटता हुआ जाता है। तो परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा तो क्या होगा, आयतन का मान भी कम होते होते जाएगा। तो आयतन के मान में कमी होगी, जिसके कारण आयतन कम हो जाएगा तो द्रव्यमान का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। तो द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो क्या होगा, घनत्व के मान में भी वहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगी और घनत्व का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब ये किसमें हो गया, आवर्त में, लेफ्ट से राइट गए थे। अब अगला क्या देखते हैं, ग्रुप में। ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते जाते हैं क्या होगा, घनत्व में वृद्धि होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। तो जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी का घनत्व है यह प्रथम संक्रमण श्रेणी से क्या होगा, ज़्यादा पाया जाएगा और जो तृतीय संक्रमण श्रेणी का घनत्व है ये क्या होगा, द्वितीय संक्रमण श्रेणी से भी ज़्यादा पाया जाएगा। यहाँ पे जो ऑस्मियम है, ऑस्मियम माने कि OS, इसके लिए जो घनत्व का मान है 22.57 ग्राम सेंटीमीटर का -क्यूब इतना पाया जाता है और इरिडियम के लिए 22.61 ग्राम सेंटीमीटर -क्यूब इतना पाया जाता है घनत्व। तो यहाँ से दोनों की तुलना हम लोग कर सकते हैं। अब जो अगला गुण आता है डी ब्लॉक के तत्वों का, उसमें दिया गया है आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी अभी तक हम लोग हर पी ब्लॉक में क्या किसमें पढ़े, हर ग्रुप में अलग अलग पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक अब आए हैं तो आयनन एंथैल्पी का परिभाषा हर चीज़ के लिए एक ही रहता है। बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। तो जो संक्रमण तत्व का आयनन एंथैल्पी का मान है, एक ही आवर्त में अगर हम लोग कहाँ जाएंगे, एस ब्लॉक, फिर एस ब्लॉक वाले आवर्त में जाएंगे, फिर क्या आएगा, डी ब्लॉक का आवर्त आएगा, फिर आगे जाएंगे तो क्या आएगा, पी ब्लॉक का आवर्त आएगा। तो एक ही आवर्त में क्या करते हैं, एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक की ओर जाते हैं तो क्या होता है, जो एस ब्लॉक के तत्वों से डी ब्लॉक की आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा रहेगा और पी ब्लॉक के तत्वों से क्या होगा, कम होगा। एस की तुलना में डी ब्लॉक का आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा रहेगा और पी की तुलना में इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एस और पी के बीच इसमें आयनन एंथैल्पी पाई जाएगी, किसमें, डी ब्लॉक के तत्वों में। अब यहाँ पे इसको ऐसा क्यों होता है, तो अगर हम लोग एस ब्लॉक से किधर जाते हैं, पी ब्लॉक की ओर, या फिर लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे या फिर बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु का आकार घटते हुए जाता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो आकार रहेगा इसकी तुलना में, एस की तुलना में जो डी का आकार है और छोटा रहेगा। तो इसमें
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा ऊर्जा इसकी तुलना में लगेगी। अब इसका आकार इतना बड़ा है तो जो P का आकार है और छोटा रहेगा इसकी तुलना में, तो इसमें नाभिकीय आवेश इसकी तुलना में और ज़्यादा पाया जाएगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ से और ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो जो D ब्लॉक है इसके लिए आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, S और P के बीच वाले मान में पाया जाता है। ये हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग। इसी में दिया गया है कि जो संक्रमण तत्व है आवर्त में ना लेफ्ट से राइट वाले में परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ती है तो इनका एक जो क्रम है वह निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित क्रम में इसमें परिवर्तन पाया जाता है। और यह परिवर्तन 3D के लिए, 4D के लिए और 5D सीरीज के लिए अलग अलग पाया जाएगा। अगर हम लोग किसी भी दो श्रेणी में दो समीपवर्ती D ब्लॉक के तत्व का देखेंगे, क्या देखेंगे, आयनन एंथैल्पी का मान, तो उसका जो अंतर है S ब्लॉक और P ब्लॉक के समीप वाले अंतर की तुलना में बहुत कम पाया जाएगा। तो यह हो गया इसका क्या, आयनन एंथैल्पी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कॉपर है, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। इसका D में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो है एक आउटर इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान कर सकता है 4s वाले को। और क्रोमियम में क्या होता है, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या कर सकते हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान करके अर्धपूरित 3D 5 वाला विन्यास बनाने की क्षमता रखेगा। कौन, क्रोमियम। तो जो कॉपर है वह Cu+ आयन आसानी से बना लेगा और क्रोमियम है वो क्या बनाएगा, Cr+ आयन क्या करेगा, आसानी से बना लेगा। तो आयनन एंथैल्पी का मान जब हम लोग देखते हैं तो कॉपर और क्रोमियम, तो क्रोमियम क्या है, 3D श्रेणी का है और जो कॉपर भी क्या है, 3D श्रेणी का है। तो इसके मान में अचानक से बढ़ने की क्रिया पाई जाती है, माने कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनका मान जो है अचानक से अन्य धातुओं की तुलना में अचानक से बढ़ने वाला मान यहाँ पे दिखाई देगा क्रोमियम और कॉपर के लिए। अब यहाँ पे प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी का जो संक्रमण तत्व है इनमें प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब देखो प्रथम आयनन एंथैल्पी किसको बोलेंगे, किसी भी धातु से या फिर तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी में से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय या फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे जो है प्रथम आयनन एंथैल्पी की तुलना में जो है तृतीय श्रेणी के संक्रमण तत्व का प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। प्रथम और दूसरे श्रेणी का जो संक्रमण तत्व है उनकी तुलना में तृतीय श्रेणी का जो संक्रमण तत्व है उनके लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, ज़्यादा पाया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 4f कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और इसमें आवरण प्रभाव नहीं के बराबर लगता है, जिसके कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा वहां पे लगाना पड़ता है। अब इसके बाद आता है प्रामाणिक इलेक्ट्रोड विभव तथा रासायनिक क्रियाशीलता। तो जो प्रामाणिक इलेक्ट्रोड विभव है और रासायनिक क्रियाशीलता है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस
यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे प्रामाणिक इलेक्ट्रोड विभव और रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में डिटेल से।